सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इतिहास का। सिविल सेवा के इस टॉपिक के अंतर्गत हम एक अनछुए पहलू को छूने जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब के इतिहास में यह देखा है कि बहुत सारे लेक्चर, हजारों लेक्चर इस समय यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस टॉपिक को हम आज आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक में शायद बहुत ही कम मैंने देखा है, लेकिन एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आज हमने ये तय किया कि इस पर एक विस्तार से लेक्चर दिया जाएगा, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चले और आपका जो ज्ञान की पोटली है वो इससे भरे विज्ञान से। इतिहास का वह टॉपिक है भारतीय मुद्रा का इतिहास, यानी मुद्राओं का प्रारंभ हुआ कब से सिक्कों का प्रचलन हुआ और कैसे सिक्के प्राचीन काल से चलते हुए वर्तमान में पहुंचे। कैसे हम देखिए, ऐसे ऐसे जमाना भी भारत के लोगों ने देखा है जब बिना सिक्के के काम चलता था। तो लोगों के मन में यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि सिक्के जब नहीं थे तब लोग कैसे विनिमय का माध्यम किसका प्रयोग करते थे, यानी विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग करते थे या क्रय विक्रय के लिए किसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यही कारण है कि जब हम सिक्कों का इतिहास जान लेंगे आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक, तब हमारा ये सारे प्रश्न के उत्तर दिख जाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल से सिक्कों का स्वरूप प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे बड़े राजाओं ने सिक्कों का प्रचलन किया। भाई कागज के नोट तो बहुत बाद के आए ना, कागज के नोट इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, आप उसको मुद्रा के रूप में ले सकते हैं। तो मुद्रा में आप ये मान लें कि सिक्के भी आ गए और नोट भी आ गए, लेकिन नोट तो आधुनिक चीज है ना, इसलिए आप सिक्के ही शब्द बार बार मुंह से निकलेगा, अब मुद्रा ही शब्द आप जो समझ लें। ठीक है ना। तो उसके बाद कैसे उसमें प्राचीन राजा जुड़े, कैसे मध्यकालीन राजाओं ने उसको स्वरूप में परिवर्तित किया। सिक्का साम्राज्यशाही के ताकत का भी एक परिणाम होता था। फिर कैसे अंग्रेज भारतीय सिक्कों पर काबिज हुए और कैसे अंग्रेजों की देन वर्तमान सिक्के हुए, ये सारी इतिहास इसमें देखा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सिक्कों का इतिहास। भारत के ज्ञात इतिहास में अगर हिस्ट्री जो शुरू होता है तो पाषाण काल से शुरू होता है। अब पाषाण काल तो एक ऐसा काल था कि जिसका हमारे पास कोई साहित्य मौजूद नहीं है, या उस समय के लोग एक प्रकार से आदिम जिंदगी जी रहे थे, तो उनके लिए सिक्कों का क्या प्रचलन चल रहा होगा, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, या कह लीजिए कोई रहा भी नहीं होगा, और रहा होगा तो हमारे लिए अज्ञात है। पाषाण काल की समाप्ति के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता ईसा के लगभग 3000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रमाण नहीं मिला। अब शुरू हो रहा है इतिहास सिक्कों का। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रमाण नहीं मिला, और अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख पढ़े भी नहीं जा सके। तो कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय सिक्के थे कि नहीं। लेकिन अभी तक कोई सिक्के नहीं, मुहर मिले हैं, लेकिन मुहर सिक्के नहीं, मुहर तो ठप्पा है, सिक्के तो नहीं है वो। तो सिक्कों का कोई प्रमाण अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। तो आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठेगा, तो उस समय वस्तु विनिमय, उस समय जो विनिमय का माध्यम था वो क्या था, लेन देन का माध्यम क्या था, क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्रय विक्रय का माध्यम था वो था वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति, यानी बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय पद्धति माने क्या होता है?
वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना। भाई आप हमको कुछ दे दीजिए, हम आपको कुछ दे दें और हम दोनों लोगों का काम चले। यह हुआ वस्तु विनिमय पद्धति। तो सिक्कों का जब प्रचलन नहीं था तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को अपना सामान अदला बदली करते थे कि भाई आप हमको लोहे का औजार दे दो, हम आपको अनाज दे दें। जैसे किसान क्या लिया, लोहार से लोहे का औजार ले लिया और किसान जो है उसको अनाज दे दिया, तो उसका भी अपना काम चल रहा किसान का और लोहार का भी अपना काम चल रहा। लेकिन जब वैदिक काल आया तो वैदिक काल मैंने बताया था आपको प्रोटो हिस्ट्री के तहत आता। सिंधु घाटी सभ्यता भी प्रोटो हिस्ट्री के तहत आ रहा है और वैदिक काल भी प्रोटो हिस्ट्री के तहत आ रहा है। अब जब वैदिक काल में हम पहुंचे तो वैदिक काल में भी सिक्कों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। अभी ये सब अस्पष्ट युग चल रहा, आद्य ऐतिहासिक काल। अभी हम लोग इतिहास के बॉर्डर पर खड़े हैं। अभी ना ही हम उस तरफ हैं अनैतिहासिक काल में और ना ही हम अभी पूरा इतिहास के अंदर प्रवेश कर सके। अभी हम बीचों बीच खड़े हैं बॉर्डर पर, इसीलिए इसको आद्य इतिहास काल कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। तो वैदिक काल का हमारे समक्ष कोई स्पष्ट सिक्कों का साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक नाम आया है निष्क। वैदिक काल में कि ऋग वैदिक काल के चरण को अगर देखा जाए, वैदिक काल का दो भागों में बट रहा है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अगर ऋग वैदिक काल को देखा जाए जो ईसा के 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था, बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को सुने। ये लेक्चर आपके लिए एक वरदान भी साबित होगा। पूरे सिक्कों का जो इतिहास आज तक अज्ञात था उसको ज्ञात कराने का यह प्रयत्न है। आप वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आया है, निष्क। अब यह निष्क क्या था, वस्तु विनिमय पद्धति के रूप में एक नाम आया है निष्क। अब निष्क क्या था, निष्क जो है वो एक हार था। अब हार तो सबके पास रहा नहीं होगा, लेकिन भाई हो सकता है बड़े लोग, धनी लोग इसका प्रयोग करते होंगे। अच्छा, ये किसका हार था, शरीर के किस अंग का हार था, गले का हार था। यानी ऋग वैदिक काल में गले के हार के रूप में निष्क का सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी यही वस्तु, ये विनिमय, यही जो है विनिमय का माध्यम था, यही लेन देन का माध्यम था और यही क्रय विक्रय का माध्यम था। लेकिन अब गले का हार तो सबके पास रहा नहीं होगा। गले का हार तो जाहिर सी बात है गरीबों के पास तो रहा नहीं होगा। अब उनका तो हो सकता है वस्तु विनिमय पद्धति ही चलता हो, लेकिन अमीरों के पास ये तो जरूर आ रहा है कि भाई अमीरों के लिए एक सोने के गले का हार था जिसको निष्क कहा जाता था, और यही निष्क वस्तु विनिमय, यही निष्क जो है विनिमय के माध्यम के रूप में, सिक्के के रूप में, मुद्रा के रूप में, क्वाइंस के रूप में, रुपए पैसे जो भी कह सकते हैं, उसके रूप में निष्क का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में होता था। लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य किसी चीज की नहीं। वैसे भी आद्य ऐतिहासिक काल है तो आप बहुत स्पष्ट तो बहुत कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल रहा। उत्तर वैदिक काल में एक नाम आया सिक्कों के प्रचलन के रूप में, शतमान का। उत्तर वैदिक काल में एक साहित्यिक साक्ष्य मिला है शतमान का। अब शतमान किस चीज का था, प्रचलित था या नहीं, पूर्व से लोग उसका प्रयोग करते थे कि नहीं, ये सब अज्ञात है। लेकिन सिक्के के रूप में शतमान का नाम जो है वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता। तो आप उत्तर वैदिक काल साहित्यिक में आप शतमान को सिक्के के रूप में मान सकते हैं। कैसा प्रचलन था, कितना लोग प्रचलन करते थे, इसका मानक कितना था, इसका मान कितना था, ये सब अज्ञात है। कहीं लिखा होगा तो साहित्यिक लिखा होगा, और साहित्यिक चीजें इतना प्रमाणित तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपके मन में एक बात जरूर प्रश्न हो रहा होगा, तो क्या भारत में सिक्कों का प्रचलन इतने दिन तक क्या नियमित नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। और कुछ आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भारत में सिक्कों के प्रचलन का जो स्पष्ट साक्ष्य मिलता है वो मिलता है 5वीं शताब्दी से, 5वीं सदी ईसा पूर्व से, यानी 5 BC से।
सिक्कों का जो स्पष्ट प्रचलन है भारत में वो मिलता है 5वीं सदी ईसा पूर्व यानी 5 BC। 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में स्पष्ट सिक्कों के प्रचलन का साक्ष्य। ये प्रश्न आपके आईएएस में और बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में और बहुत सारे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया है कि भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब से माना जाता है। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5th सेंचुरी BC, ईसा के 500 वर्ष पहले से भारत में सिक्कों के प्रचलन का स्पष्ट साक्ष्य दिखाई देता है। और एक उल्लेखनीय बात आप और जान जाएं, ये सिक्का किसी राजा या महाराजा द्वारा, सम्राट द्वारा जारी नहीं किया गया था। ये भी आश्चर्य की बात है। आपने सिक्के को हमेशा राजशाही से देखा है, हमेशा साम्राज्यवादी शासकों से देखा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। आश्चर्य की बात है कि भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने का श्रेय राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों को नहीं जाता है। तो फिर किसको जाता है? नगरों में रहने वाले शिल्पियों, नगरों में रहने वाले व्यापारियों, नगरों में रहने वाले सेठों, नगरों में रहने वाले व्यवसायियों ने सबसे पहले सिक्के भारत में जारी किए। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है। एग्जाम में आएगा तो सभी लोग ठोक आएंगे राजाओं महाराजाओं द्वारा, लेकिन उत्तर होगा तो नगरों में रहने वाले श्रेष्ठियों, व्यापारियों, व्यवसायियों ने भारत में सबसे पहले सिक्के जारी किए। और 5वीं सदी ईसा पूर्व में जारी किए गए ये सिक्के कहलाते थे पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ठीक है, या आहत सिक्के। इन्हीं को आहत सिक्के भी कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। थोड़ी लेक्चर लंबा होगा, आप बहुत धैर्य से के साथ सुने, वो जानकारी जो आपको जुटाने में वर्षों लग जाएंगी। पंचमार्क या आहत सिक्के। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि इसका नाम पंचमार्क क्यों था? क्योंकि इनको ठप्पा मार के इनको छेदित कर दिया गया था। ठप्पा मार के पंचछेद कर दिया गया था। और चूंकि ये आहत हो गए थे, कष्ट में आ गए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आहत सिक्के। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के किसके सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे। और भारत में बहुत लंबे समय तक ये सिक्के चले। मौर्य काल के आने के बाद भी ये सिक्के चलते रहे। आप इससे इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं पंचमार्क सिक्कों का। अब मौर्य साम्राज्य से बड़ा तो कोई साम्राज्य था नहीं भारत में, लेकिन मौर्य सम्राटों ने भी पंचमार्क सिक्कों को हटाकर कोई अपना राजशाही या अपना साम्राज्यवादी सिक्के नहीं जारी किए, इनको हटा। यानी ये इतने प्रचलन में आ गए थे जनता के बीच में कि सरकार इनको हटा पाने में उचित नहीं समझ रही थी। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के इसलिए थे, अच्छा, इन पे विभिन्न पशु पक्षियों, हाथी, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, इन सब का इस पे चित्र बना रहता था। इन पंचमार्क, कई बार एग्जाम में पंचमार्क सिक्कों से फुल क्वेश्चन उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम में आए हैं। गद्यात्मक पंचमार्क सिक्के, इन पे ये बना रहता था, ये किनके द्वारा जारी किए जाते, ये बहुत विस्तार से है। तो ये सिक्के आहत सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे, चांदी के होते थे। इसके अलावा इन पर विभिन्न पशु पक्षियों का चित्र बना होता था। और ये राजाओं द्वारा जारी न करके किनके द्वारा जारी किए गए थे? नगर में स्थित व्यवसायियों, व्यापारियों, शिल्पियों, श्रेष्ठियों द्वारा जारी किए गए थे। और चूंकि इन पे छिद्रित कर दिया गया था पंचमार्कर, यही कारण है ये क्या कहलाते थे? पंचमार्क सिक्के। अब आया भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती साम्राज्य या सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य काल, ठीक है ना। ये लंबे रूप से चलते रहे, मैं आपको पहले बताया था कि ये लगातार चल रहे हैं। जब मौर्य काल आया तो मौर्य काल में क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया है कि मौर्य काल में भी आहत सिक्के चलते रहे या पंचमार्क सिक्के चलते रहे, ठीक है ना। और यानी कि ये इतने प्रचलन में आ गए थे आहत सिक्के कि शासकों ने, ज्यादातर तो ये चांदी के हुआ करते थे, तांबे का भी कभी कभी दिया, शासकों ने इसको हटाने का सोचा नहीं। हाँ, इसके बाद जो है क्या कहते हैं,
कुछ नाम अन्य सिक्कों का भी आया है, जैसे पढ़, पढ़ या कहपढ़ या करसापढ़, जैसे पढ़ का नाम आया या करसापढ़ का नाम आया। ये मौर्य काल में सबसे प्रचलित सिक्का था, लेकिन हाथ सिक्के चल रहे थे, बड़ी मात्रा में हाथ सिक्के ही चल रहे थे। लेकिन करसापढ़ या पढ़ का भी नाम आया। चांदी के सिक्के 1000 करसापढ़ देकर, शिकारी को 1000 करसापढ़ देकर ही चाणक्य ने खरीदा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो करसापढ़ सिक्के वहां से समझ में आ रहे हैं, चाहे पढ़ बोलिए चाहे करसापढ़ बोलिए, चांदी के सिक्के थे। ये भी इस समय मौर्य काल में प्रचलित थे। तो आहत सिक्के तो बड़ी मात्रा में चल ही रहे थे, फिर चांदी या के सिक्के करसापढ़ चल रहे थे। इसके बाद तांबे के सिक्के थे मासक। मासक जो हैं वो तांबे के सिक्के थे। ये मौर्य काल की बात बता रहा हूं आपको। मौर्य काल में तांबे के सिक्के मासक चलते थे। अच्छा, तांबे के बहुत छोटे छोटे सिक्के भी चल रहे थे, उनका नाम था काकड़ी। काकड़ी, काकड़ी जो है वो तांबे के छोटे सिक्के थे। अब तांबे के बड़े सिक्के तो मैंने मासक आपको बता दिया, लेकिन तांबे के छोटे सिक्के जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। आप कई बार जब लेक्चर सुन लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन याद होना आपको मस्ट है। सिविल सेवा या किसी एग्जाम में बैठने के लिए आपको सिविल सेवा तो मस्ट है, लेकिन अन्य किसी भी एग्जाम के लिए ये लेक्चर आपके लिए मस्ट है, आपको जानना है। लेकिन एक बात भारत के इतिहास में बड़ा आश्चर्यजनक रहा, वो ये रहा कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हो रहे हैं, दुनिया के बृहत्तम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य पैदा हुआ जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन कोई बहुत बढ़िया या सशक्त सिक्के आपको नहीं दिख रहे। अच्छा, न सिक्कों का कोई ढांचा बहुत बढ़िया है, न सिक्कों का आकार प्रकार बढ़िया है, ना ही सिक्कों पर सम्राट का नाम लिखा जा रहा है, ना ही जारी करने की कोई तिथि है, ना ही कोई चित्र अंकित है। यानी आपको देख, आकार भी बहुत सुडौल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। तो आपको आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्या मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था तो कोई एक प्रमाणित सिक्का जारी करने का उनको जरूरत नहीं दिख रहा था क्या? ये तो यह भी बता रहा होगा ना कि भारत में अभी भी वस्तु विनिमय पद्धति चल रही होगी। अरे भाई, भारत की 68% जनसंख्या आज गांव में रह रही है, उस जमाने में क्या % रहती होगी भाई? अब गांव में रहने वाले लोगों को सिक्के कितनी जरूरत थी, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना। तो बड़े क्षेत्रों में चांदी के सिक्के चलते रहे होंगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग अपना काम, भाई सबसे ज्यादा व्यापारियों की जरूरत है, गांव वाला। हमारे देश की एक बड़ी विशेषता है कि अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत के गांव स्वावलंबी गांव कहलाते थे। सप्ताह में एक बार हाट लगता था और सप्ताह भर की जरूरतें पूरी हो जाती थी, और लेकिन सबसे ज्यादा गांव अपनी जरूरतें खुद पूरा करते थे, चाहे वस्तु विनिमय के माध्यम से और चाहे हर चीज। एक घर वाला व्यक्ति हर चीज पैदा करता था, सुबह से शाम तक खाने के लिए वो हर चीज पैदा खुद ही करता था, स्वावलंबी था। या नहीं तो अगल बगल के गांव के लोगों ने उसको दे दिया, गांव के अन्य लोगों से कुछ ले लिया, अपने दे दिया और कुछ उनसे ले लिया। स्वावलंबी गांव थे भारत के। अंग्रेजों का जब सबसे पहले भारत में आगमन हुआ, तो जब अंग्रेजों ने लाइन का निर्माण करके ट्रेनों के माध्यम से अपने सस्ते माल गांव के कोने कोने तक पहुंचा दिए, तभी ये स्वावलंबी गांवों का जो लोहे का चादर था, पहली बार लौह यवनिका जो है वो विच्छेदित हुआ। यानी लोहे के पर्दे के रूप में जो भारत के स्वावलंबी गांव आज तक अडिग थे, उनको पहली बार अगर तोड़ने का काम किया तो ब्रिटिश धूर्त साम्राज्य, जिसने अपने सस्ते मालों को बेचने के लिए कहां तक पहुंचा दिया, लाइन का निर्माण गांव के कोने कोने तक कर दिया। मौर्य काल की कथा तो आपको पता चल गई कि कोई स्पेशल सिक्के नहीं थे, लेकिन नाम क्या क्या सिक्के थे मैंने बता दिया। लेकिन बड़ी मात्रा में थे या नहीं थे, बहुत साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद शुंग काल आया, तो शुंग काल में यही सब चलता रहा होगा। लेकिन शुंग काल के अंतिम चरण में भारत में हिंद यवनों का आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक शासन। अब यहीं से भारतीय सिक्का के इतिहास में थोड़ा सा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में
सिक्के के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। भारत में इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन, इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है, माइंड करिएगा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में किसको जाता है? इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन शासकों को जाता है। ऐसे यूनानी शासक जिन्होंने भारत में शासन किया उनको इंडो ग्रीक या हिंद यमन कहा गया। ठीक है, लेक्चर जो है हम लोग अभी सिक्कों तक सीमित रख रहे हैं, बहुत ज्यादा बताने लगो तो कई घंटे का लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा विशेषता क्या था? सबसे पहला ये सिक्के थे लेखयुक्त सिक्के जारी किए गए, लेखयुक्त सिक्के। अभी तक सिक्कों पे चित्र होता था, कोई लेख वगैरह नहीं होता था। ठीक है ना? और द्विभाषीय भी थे, कई भाषाओं का प्रयोग भी इसमें था। यानी पहली बार भारत में सिक्कों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन शासकों के काल में, जब सिक्के द्विभाषी हुए, जब सिक्के सुडौल हुए, उनका आकार प्रकार निश्चित हुआ, जब सिक्के क्या हुए? लेखयुक्त हुए, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के यहीं से जारी किए गए। इससे पहले आपको पता है आहत सिक्के थे जो चांदी के हुआ करते थे। शकों का काल आया, शकों ने भी इन्हीं प्रकार के सिक्के चलवाए रहे। हो सकता है इंडो ग्रीक शासकों से उन्होंने कुछ लिया हो और उसी प्रकार के सिक्के चलते, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कुषाण शासकों का जब काल आया तो थोड़ी सा बड़ा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कुषाण शासकों के काल में? मैंने आपको पहले भी आप लोगों को बताया होगा या पता होगा कि कुषाण शासकों के काल में महान सिल्क रूट पर, जो सिल्क रूट था जो चीन से होकर मध्य एशिया होते हुए यूरोप निकल जाता था, रोम हो चला जाता था, इस सिल्क रूट से कुषाणों को बड़ी मात्रा में सोना मिलता था। इसलिए भारत के इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है ना, भारत के इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के नहीं बोला हूं, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यानी सोना का मात्रा बहुत ज्यादा हो, जारी करने का श्रेय कुषाणों को जाता है। ठीक है ना, कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध, क्योंकि उनको सोना सिल्क रूट से बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था। सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में तांबे सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसको जाता है? कुषाण शासकों को जाता है। चांदी के सिक्के इनके नहीं मिले कुषाणों के। हो सकता है वो शकों का ही चांदी का सिक्के वो अपने पास चला रहे थे, लेकिन इनके सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मिले। और सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के भारत के इतिहास में जारी करने का श्रेय किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। यानी कुषाण जो है भारतीय जनता से जुड़ रहे थे, तभी तो इतना ज्यादा तांबे के सिक्के जारी करने का आवश्यकता पड़ा। हो सकता है आम जनता भी बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के प्रयोग कर रही हो। और सबसे ज्यादा सिक्के तो मौर्योत्तर काल के ही मिले हैं। ये मौर्योत्तर काल चल ही रहा है, बहुत हो सकता है, बहुत संभव कुषाण काल में सिक्के ज्यादा मिले हों। यानी सिक्कों, अच्छा एक बात और है, ये ऐसे नहीं कर रहे थे, भारतीय सनातन संस्कृति के देवी देवताओं का भी इसमें चित्र था सिक्कों पर। जो विम कटाफिसेस था, जो दूसरा कुषाण शासक था विम कटाफिसेस, उसने शिव और नंदी प्रकार के सिक्के जारी किए। यानी वो भगवान शिव का भक्त था, उसने महेश्वर उपाधि भी धारण की थी विम कटफिसेस ने, या कटफिसेस द्वितीय ने। भगवान शिव का परम भक्त था, महेश्वर की उपाधि भी उसने धारण की, और उसके सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं, विम कटफिसेस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम देवी देवताओं के भक्त हैं। अब इसके बाद महान गुप्त काल आया कुषाणों के बाद। महान गुप्त शासक तो भारत के इतिहास के स्वर्ण काल थे। तो भारत के इतिहास में गुप्त काल से भी सिक्कों का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, और वो काम होने लगा जो अभी तक नहीं हो रहा था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
गुप्त काल में गुप्तकालीन राजाओं को सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। सर्वाधिक शुद्ध तो मैंने अभी बताया कुषाणों को जाता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत के इतिहास में किसने जारी किया, तो कौन थे? गुप्त राजा थे। और इनके सिक्कों को, सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? दिनार। गुप्तकालीन साहित्य में गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों को क्या बोला गया? दिनार। दिनारियस से दिनार शब्द बना है, ठीक है ना। यानी गुप्तकालीन शासकों के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। और चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। रूपक या रूप्यक। चांदी के सिक्के, गुप्त राजाओं के जो चांदी के सिक्के होते थे वो क्या कहलाते थे? रूप्यक। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। प्रश्न ये बार बार आता है कि भारत के इतिहास में रुपया कहां से प्रचलित हुआ। भाई अंग्रेज तो अवतार लिए ने, उनका तो रुका पाउंड था ब्रिटेन में, रुपया कहां से ला दिए? कैसे अंग्रेजों ने रुपया चलाया? तो हमारे देश के जो सुधीजन हैं, इतिहासविद हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, वो सीधे बोल देंगे शेर शाह सूरी ने सबसे पहली बार रुपया नामक सिक्के जारी किए, और अकबर ने अपने मुगल काल में सबसे ज्यादा इसका प्रचलन करवाया। हमारे उन विद्वान जनों से मेरा परामर्श है कि सबसे पहले चांदी के जो सिक्के गुप्त काल में उनको पढ़े, उनका नाम है रूपक या रूप्यक। बहुत संभव है शेर शाह सूरी को रुपया शब्द यहीं से मिला। रूप्यक या रूपक शब्द जो है, बहुत संभव है रुपया शब्द का उत्पादक हो। क्या रुपया शब्द ही उसको ऐसे हवा में पता चला? निश्चित ही आपको जान के आश्चर्य होगा, उसने कई सारे हिंदू अधिकारियों को अधिकृत अधिकारी बनाया था। कैथी भाषा को शेर शाह सूरी ने, जो कायस्थों की भाषा कैथी भाषा थी, उसको शेर शाह सूरी ने आधिकारिक भाषा, आधिकारिक लिपि बना दिया था। तो बहुत संभव है कि शेर शाह सूरी को भारत के सिक्कों का इतिहास मालूम, इस रूपक शब्द से उसने रुपया शब्द ले लिया। भाई इतिहास तो अनुमान का विषय है। भारत के इतिहास का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इतिहासविद जो इतिहास के उन काल में रहा हो जब घटनाएं घटी थी, कह दे मैंने आंख से देखा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब अनुमान ही तो है। अभी सिंधु घाटी के सभ्यता के अभिलेख पढ़ लिए जाएं, हो सकता है हम जो पढ़ रहे हैं आज वर्षों से वो गलत हो। पूरा इतिहास अनुमान पर आधारित है। क्यों ना अनुमान लगाएं कि रुपया शब्द यहीं से आया होगा, रुपया शब्द यहीं से आया होगा। क्यों हम यही माने कि कहीं से शेर शाह सूरी को कहीं से क्या कहते हैं सपना आया होगा कि उसका नाम रुपया रख दो। जाहिर सी बात है पूरे दुनिया में अभी आगे ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जहां इतिहास से मुस्लिम शासकों ने सीख लिया है, अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया रुपया शब्द जो है यहां से आए होंगे, उनके चांदी के सिक्के यहां पर। अच्छा, चांदी के विशेष सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। जब उन्होंने भारत में शकों की सत्ता का उन्मूलन कर दिया, शकों को अंतिम रूप से परास्त करके भारत में समाप्त कर दिया, तो उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। माना जाता है कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो है वो विशेष रूप से वो यहीं से होना पड़ा। यानी गुप्तकालीन जो चांदी के सिक्के रहेंगे उनको एक निश्चित आकार देने का श्रेय जो है वो, लेकिन गुप्तकालीन सिक्कों में धीरे धीरे सोना कम होने लगा, जो ये बता रहा है कि गुप्तकालीन व्यापार व्यवसाय धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि उनमें अन्य धातुओं का मात्रा जब तांबा इत्यादि का बढ़ने लगा होगा और सोने का मात्रा जो है वो धीरे धीरे। इसके बाद दक्षिण भारत में अगर इसी समकालीन देखे जाए तो सातवाहन राजाओं ने सबसे पहले एक दक्षिण भारत के इतिहास को स्पष्ट रूप से अलग रूप से लाया, सातवाहन राजाओं ने। और सातवाहन राजाओं ने लगभग कई चीजों के सिक्के जारी किए, लेकिन उनके सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिक्के थे वो शीशे के सिक्के थे।
शीशे के सिक्के, चांदी या अन्य चीजों का सिक्के तो वो जारी ही किए, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जिस सिक्के को जारी किया वो था शीशे के सिक्के। बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में शीशे से सिक्के जारी किस शासकों ने किया, तो वो थे सातवाहन राजाओं ने चांदी के शीशे से सिक्के जारी किए। अच्छा, इसके लिए कारण यह भी था कि उस समय दक्षिण भारत में शीशा बहुतायत में मिलता था, तो उनको लगा होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार ये रचना रची दी जाए कि शीशे के सिक्के जारी किए जाए। इसके अलावा चोल, पल्लव वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, इन शासकों ने भी समय समय पर अपने सिक्के जारी किए, चाहे वो कासू हो, चाहे वो कलंजू हो, चाहे वो वराह हो। ये सब दक्षिण भारत में समय समय पर चांदी या सोने के सिक्के जारी, लेकिन उन लोगों का क्षेत्र बहुत विस्तार से नहीं होता था, तो हो सकता है स्थानीय मार्केट में ही वो प्रचलन में रह जाते हो सिक्के। जब अखिल भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इतने बड़े सिक्के नहीं चलाए जो पूरे भारत में चल रहे हों, तो इन लोगों का क्या बिसात है भाई। आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से सिक्कों का कोई बहुत बड़ा सिक्का नहीं। अब मध्यकाल आ गया, बीच में पूर्व मध्यकाल के काल में, राजपूत काल में भी राजाओं ने सिक्के चलाए। जब हम मध्यकाल में पहुंचते हैं तो वहां हमें एक सिक्के का नाम मिलता है जिसका नाम था देहलीवाल। देहलीवाल नामक सिक्के, यह बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। देहलीवाल नामक सिक्के 50 ग्रेन के होते थे, ये इनका माप है, ठीक है ना। और उस समय जब भारत में तुर्क अपना विजय अभियान चला रहे थे, तो सबसे ज्यादा उस समय प्रचलन में भारत में यही सिक्के थे, देहलीवाल। दिल्ली से देहलीवाल शब्द बन गया। ये दिल्ली के तोमर और चौहान शासकों द्वारा ये चलाए गए थे और उस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में थे, और तुर्कों ने भी इस सिक्कों को महत्व दिया था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की तो एक आश्चर्यजनक, अब मध्यकाल में पहुंच गया हूं मैं, सिक्कों का इतिहास। मध्यकाल में देहलीवाल के बारे में बताया मैंने, पूर्व मध्यकाल में सबसे प्रचलित सिक्का था। जब तुर्क आए तो उनको देहलीवाल से उनका सामना हुआ, देहलीवाल नामक सिक्के से उनका सामना हुआ। लेकिन जब गोरी ने भारत में सल्तनत काल की स्थापना कर दी तो गोरी ने जो चौहानों का सिक्का था देहलीवाल, वो तो अपने ग्रहण कर लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गोरी ने सिक्के के एक ओर तो कलमा खुदवा दिया और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी का आकृति जो है उसने खुदवा दिया। अब आश्चर्य की बात देखिए, इस्लाम में चित्र पूजा या साकार पूजा प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के कैसे चलवाए। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति है। अब देखिए यहां एक स्वार्थ दिख रहा है मोहम्मद गोरी का। लक्ष्मी जी धन की देवी मानी जाती है, तो हो सकता है कि मोहम्मद गोरी की इतनी हिम्मत ना पड़ी हो कि भारतीय सिक्कों में माता लक्ष्मी का चित्र हटाया जा सके। बहुत लोग इससे भी इनकार कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों रहा होगा, तो बिना इसके लालच क्यों रखे रहा होगा, कैसे कर सकते हैं हम। दूसरी बात यह भी उसने सोचा होगा कि आम जनता में यह सर्व स्वीकृत है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा नए प्रकार के सिक्के ला दूंगा तो हो सकता है जनता के बीच सर्व स्वीकृत ना हो, तो लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चला दो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि माता लक्ष्मी प्रकार के सिक्के को हटाने की क्षमता या सोच प्रारंभ में उसके मन में तो नहीं रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के काल सामान्य सिक्के चल रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि भारत स्वावलंबी गांवों का एक देश था, लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा ऐबक के बाद, तो इल्तुतमिश सल्तनत काल में सल्तनत कालीन सिक्कों को
स्थायित्व देने वाला पहला शासक था और उसने 2 सिक्के चलवाए जो सल्तनत काल का माइलस्टोन था। वो था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए और भारत के सल्तनत कालीन इतिहास में ये सिक्के माइलस्टोन साबित हुए। सिक्कों का स्वरूप अब इल्तुतमिश स्थिर कर रहा है। आपको जान के आशा होगी इसके बाद भी बहुत सारे सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासकों ने चलाए, बीच में जो आते रहे, उसमें बैल की आकृति, भगवान शिव की सवारी जो थी वो बैल की आकृति उसमें खुदी होती थी। यानी सल्तनत कालीन जो शासक हैं वो इंडियन माइथोलॉजी के प्रभाव से अपने आप को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, या ये भी हो कि भारतीय जनता के बीच सर्व स्वीकार बनने के लिए भी ये कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद तुगलक काल में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, बीच में सब छोटे छोटे सिक्कों का इतिहास चल रहा है लेकिन वो महत्वहीन है, या वही सब सिक्के जो पहले से। अब मार्केट में कई प्रकार के सिक्के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको तो ये भी दिखा दिया कोई कितना बड़ा बड़ा शासक कोई बहुत ज्यादा अपना वो नहीं कर पा रहा था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलों का अंश माना जाता था, वो प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। तो उसने चीन में प्रचलित कागज के सिक्कों नोटों का भारत में सिक्के चलवाए, सांकेतिक सिक्के। भारत के इतिहास में सबसे पहली बार सांकेतिक सिक्के के प्रचलन का किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, माना यह जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में चांदी की कमी हो गई। अब चांदी का टंका कैसे बनाया जा सकता था? इसलिए उसने पीतल या तांबा के ही सिक्के को सांकेत रूप में क्या मान लिया? चांदी का टंका। अब चांदी का टंका, अब हर आदमी अपने घर का थरिया लोटा तोड़ तोड़ के लगा सिक्का बनाने। ये तो बेचारा सही कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, लेकिन हर के घर में तांबे और पीतल का तो सबके घर में मौजूद था। अब सब लोग तोड़ तोड़ के अपना थरिया लोटा तोड़ तोड़ के बर्तन तोड़ के लगे सिक्के बनाने। अब बड़ी संख्या में जाली सिक्के बनने लगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी और उसने कहा भैया ऐसा करो, चांदी का ओरिजिनल सिक्का ले लो लेकिन डुप्लीकेट सिक्का हमको दे दो। उसके प्रांगण में महल के पूरा एक ढेर लग गया सिक्कों का। एक तो पहली बात, जाली सिक्के से सरकार को हानि हुई, दूसरा सरकार ने उन जाली सिक्कों के बदले ओरिजिनल सिक्के दे दिए। ये मोहम्मद बिन तुगलक ही कर सकता था, लेकिन प्रयोग यानी जो सिक्के आज चल रहे हैं सांकेतिक सिक्के, उसको चलाने का श्रेय पहली बार तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। फिरोज तुगलक का काल आया। फिरोज तुगलक ने नए प्रकार के सिक्के चलाए। फिरोज तुगलक ने नए प्रकार के सिक्के चलाए। उन सिक्कों का नाम था ससगनी। ससगनी नामक सिक्के भी चलाए और फिरोज तुगलक ने। ये एक मान्य सिक्का भी माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा उसने अद्धा और बिख नामक भी सिक्के चलाए। यानी सिक्कों के केस में फिरोज तुगलक कुछ ज्यादा कर रहा है और आम जनता को इन विनिमय पद्धति से जोड़ने के लिए, क्रय विक्रय से जोड़ने के लिए वो सिक्कों का प्रचलन लगातार करता जा रहा है। चाहे वो ससगनी हो, चाहे अद्धा और बिक हो, लो बनाता चला जा रहा है ताकि लोगों को लिए सर्व स्वीकार एक कॉइन आ सके। कितना आया ये विश्लेषण का विषय है। सल्तनत काल में ये सब गुजरता रहा। उसी समय सल्तनत काल में दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई जिसको बोला गया विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के शासक कोई साधारण शासक नहीं थे। कृष्णदेव राय जैसे महानतम शासक जो अपने समकालीन
समस्त शासकों को जिन्होंने पराजित करके एक छत्र शासन की स्थापना की थी। जाहिर सी बात है उस काल में बड़े बड़े सिक्के रहे होंगे। यही कारण है कि विजयनगर काल में हमको एक बढ़िया बढ़िया सिक्के दिखते हैं। जैसे हरिहर और बुक्का ने सिक्के चलवाए, उस पे हनुमान जी की आकृति थी। हरिहर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर काल के जो सबसे प्रचलित सिक्के सोने के थे वे थे वाराह, पैगोडा। ये जो हैं सोने के सिक्के थे और प्रचलित सिक्के थे विजयनगर काल में, ठीक है ना। विजयनगर काल में सबसे प्रचलित सिक्के के रूप, सोने के सिक्के रूप में वाराह और पैगोडा थे। फिर फनम, परतब, तार, ये सब विजयनगर काल में प्रचलित सिक्के थे। अब सल्तनत काल के समाप्ति के बाद मुगल काल आया, लेकिन मुगल काल अभी तो स्थिर हो रहा था भारत में। उसी समय सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया और एक नए वंश की स्थापना हो गई, सूर साम्राज्य। अभी मुगल वंश शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गया भारत में। अब आया शेर शाह सूरी, सूर साम्राज्य। और सूर साम्राज्य में कुछ नए खोज हुए जो उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। सूर काल में चांदी का रुपया और सोने का असरफी आपने बहुत सुना होगा। सोने का असरफी यानी असरफी नामक सिक्के, कहते ना असरफी चाहिए क्या, यानी असरफी नामक सोने के सिक्के और चांदी का रुपया शब्द यहीं से प्रचलित हुआ। लेकिन मैंने आपको इसका इतिहास पहले बता दिया कि रुपया शब्द रूपक शब्द से आया होगा, ये रूपक शब्द से जो गुप्त काल का था, चांदी का। यहां भी वो भी चांदी का ही है। रुपया शब्द पहली बार अपने पूर्ण शब्द में जो आया वो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के के रूप में दिया। इसीलिए माना जाता है, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है भारत में रुपया नामक सिक्के सबसे पहले किसने प्रचलित किए, तो आप उत्तर लगाइएगा शेर शाह सूरी ने। और कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि शेर शाह सूरी का रुपया ही आगे चलकर ब्रिटिश सरकार के अर्थव्यवस्था का आधार बने। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो रुपया नामक आगे चलवाया, रुपया नोट जो चलवाया, वो उसने शेर शाह सूरी से ही लिया, ठीक है ना। अब आ गया मुगल काल, क्योंकि शेर शाह सूरी को बाद में मरने के बाद जब हुमायूं पुनः भारत पर आक्रमण किया और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना से की, तो हुमायूं को बहुत मौका तो मिला नहीं। लेकिन हुमायूं के बाद जब अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर ने क्रांतिकारी वर्क किए और सिक्कों को उसने बढ़िया से स्थापित किया। और माइलस्टोन के रूप में अकबर ने कुछ नए नए सिक्के चलाए, जैसे सोने का मुहर अकबर काल में या मुगल काल में प्रचलित सिक्का था। चांदी का रुपया, यानी यहां रुपया अकबर ने किससे लिया होगा, वो शेर शाह सूरी से लिया होगा। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में का रीढ़ किस सिक्के को माना जाता था, तो उत्तर आप लगाइएगा चांदी का रुपया, मुहर और मत लगाइएगा, ठीक है ना। अकबर के काल में जो इलाही नामक सोने का सिक्का था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था। इलाही नामक सोने का सिक्का जो सबसे ज्यादा प्रचलित था। अभी मैंने मुहर बताया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कौन था, इलाही सोने का था, ठीक है ना। और अकबर के काल का सबसे बड़ा सिक्का था संसब। अगर एग्जाम में आ जाए कि अकबर के काल का सबसे बड़ा सिक्का कौन था, तो संसब था, 101 तोले का था, ठीक है। तांबे का दाम यानी सोने का मुहर, सोने का इलाही, सोने का संसब, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, ये मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिक्के थे। यानी सिक्कों के इतिहास में मुगल काल आपको एक स्पष्ट
या माइलस्टोन के रूप में, यानी मुगल कालीन जो शासक थे वो सामान्य प्रचलित सिक्के, हालांकि उस काल में जो कुछ लोग आए तो बता रहे कौड़ियों का प्रचलन होता था स्थानीय गांव इलाकों में। मैं ये तो बात सही है। देखिए मैंने एक चीज देखा है, भारत के महान से महानतम शासक आम जनता को के लिए कोई ऐसा सिक्का प्रचलित नहीं कर पाए जो आम जन के लिए मान्य हो, सर्वमान्य हो या सर्व सरल हो, आसानी से उन्हें मिल पा रहा हो, ऐसा नहीं हो पाया। आप सिक्कों का इतना इतिहास देख रहे हैं लेकिन ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा कहीं। ठीक है, भले इतने बड़े वैसे अब तांबे का जो है आप उसको अंदाजा लगा, भाई तांबे का दाम गरीब जनता कितना प्रयोग करते हो ये जानने वाली बात है। इसके अलावा अकबर के बाद जो है अन्य जो कुछ शासक आए उन्होंने भी अब समय समय सिक्के जारी किए, जैसे जहांगीर ने निसार नामक सिक्के जारी किए, निसार नामक सिक्के जहांगीर ने जारी किए, आना नामक सिक्के शाहजहां ने जारी किए। ठीक है ना, यानी आगे आने वाले शासकों ने भी समय समय पर सिक्के जारी किए। अब मध्यकाल का सिक्का बहुत लंबा, मुगल काल का जो सिक्का है वो बहुत लंबा चला। भारत में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज अपना पांव फैलाने लगे, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई, अभी तो शुरुआती दौर में वो ब्रिटेन से ही ला रहे हैं या भारतीय मुगल शासकों का ही सिक्का अपना रहे हैं। लेकिन भारत में जब अंग्रेजों की स्थिति स्ट्रांग हो गई तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कुछ अधिकार दिया गया लेकिन वो असफल हो गया। इसके बाद आधुनिक रूप से अंग्रेजों ने सबसे पहला बैंक खोला 1806 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। बस यहीं से आधुनिक भारतीय सिक्कों का इतिहास क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। भारत में सबसे पहले कागज के नोट छापने का अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार ने दिया बैंक ऑफ बंगाल को, और यहीं से आधुनिक रुपया का या आधुनिक कागज के नोट का नींव यहीं से पड़ गया। यानी भारत में सबसे पहले कागज के नोट 1806 में छापने का जो आदेश दिया ब्रिटिश सरकार ने वो बैंक ऑफ बंगाल को दिया, वो बैंक ऑफ बंगाल को दिया। ये पहला यूरोपियन बैंक था जो सफल रहा 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल, और यहीं से भारतीय मुद्रा का, वर्तमान मुद्रा का नींव पड़ता चला गया। प्रारंभ में इन मुद्दों पर, इन मुद्राओं पर, इन नोट पर, चाहे इन सिक्कों पर ब्रिटेन के राजा या रानी का फिगर होता था। लेकिन जब आजादी मिली तो 1949 में, देखिए हम लोग अंग्रेजों से ही सब कुछ लिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा हम बताएंगे कि बदल गया कुछ, लेकिन उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन करते रहे हम लोग। जैसे 1949 में पहली बार अशोक चक्र का फिगर बनना प्रारंभ हुआ, राजा रानी का चित्र हटा लिया गया। आजादी के देखिए लगभग 47 में हो तो 2 साल बाद की यह स्थिति है। 1949 में अशोक चक्र जो है वो भारतीय नोटों पर बनने लगा, और बाद में गांधी जी बनने लगे उस पर। ठीक है, पहले जो है आना पद्धति चलता था, 16 आना, 12 आना, 4 आना, 8 आना, लेकिन बाद में ये पैसा हो गया, दशमलव प्रणाली बदल गया, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। शुरू में कोशिश ये किया गया था कि आना का संबंध जो है वो पैसे से रहे, लेकिन बाद में आना को हटाकर सीधे पैसा कर दिया गया, और उसी को बोला गया मुद्रा की दशमलव प्रणाली, दाशमिक पद्धति। मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली थी, दाशमिक जो पद्धति थी, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली मतलब समझ रहे हैं ना, 10 पैसा, 20 पैसा, ये 10 का गुणज। पहले 4 चौके 16, चौके 64, 4 आना 8 आना था, इसको आना पद्धति, आना पद्धति को दशमलव पद्धति में बदला गया, दाशमिक पद्धति, इसी को कहा गया दशमलव प्रणाली। यह जारी हुआ 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से
दशमलव प्रणाली चला दिया गया और आज ये दशमलव प्रणाली लागू है। लेकिन वर्तमान की कथा यह है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो सरकार ने चलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 50 तो हुआ नहीं, लेकिन अभी भी 50 लोग अब कहां प्रयोग कर ही नहीं रहे। एक सिक्के अब तो मिनिमम सिक्के हो गए हैं। भारत का जो सिक्का है वो एक प्रकार का सांकेतिक सिक्का है। अब आपके दिमाग में सांकेतिक का मतलब चल रहा होगा। देखिए, वास्तविक सिक्के का मतलब ये हुआ कि जितने का वो सिक्का हो उतने का धातु आप मार्केट में खरीद लीजिए। जैसे अगर आप 100 रुपए का सिक्का लीजिए तो 100 रुपए के सोने का सिक्का मिल जाए। पहले जमाने में जो सिक्के होते थे उतने के सिक्के में उतने का धातु होता था। अब आपके पास जो 5 रुपए का सिक्का है उसके अंदर 5 रुपए का धातु नहीं है, उस पर 2 या कितने रुपए 3 रुपए कितने का खर्च आ रहा है सरकार का, अब कंफर्म में नहीं मालूम है। 5 रुपए का अगर सोने का सिक्का हो तो आप थोड़ा खरीद पाएंगे। अब उस 5 रुपए के सिक्के से अगर आप 5 रुपए के सोने का सिक्का ले लें, नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका दाम हजारों में हो जाएगा। लेकिन पहले का जो सिक्का था वो ऐसे ही था। तो इसका मतलब यहां अगर 100 रुपए का आप नोट ले रहे हैं तो 100 रुपए के नोट में 100 रुपए की कोई धातु नहीं है। उस पर लिखा रहा है मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं। वो यही शब्द जो है उसको 100 रुपया बना रहा है। अब ये हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। अब मैं इसका इतिहास अर्थव्यवस्था में बताऊंगा, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन यहां आपको बता दे रहा हूं समझने के लिए कि हमारे जो भारतीय सिक्के हैं वो प्रामाणिक सांकेतिक सिक्के हैं। क्या है? प्रामाणिक सांकेतिक सिक्के हैं। उतने का धातु नहीं है जितना के रुपए हैं। हमारा प्रधान मुद्रा क्या है? रुपया है। और सहायक मुद्रा जो वो क्या है? पैसा है। पैसा मिलकर रुपया बनता है। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो जो इतिहास हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभ किया वो इतिहास हम लोग रुपया और पैसा तक वर्तमान में पहुंच गए। आगे आपने देखा कई बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, कई बार अवमूल्यन हुआ, बहुत सारी चीजें इतिहास कर ली गई। दैट इज इकोनॉमिक्स का प्रोस्पेक्ट्स है। लेकिन मैं प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक तक, वर्तमान तक का जो नोट का इतिहास था वो मैंने चलाया। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज तक इसके बारे में स्पष्ट इतिहास नहीं था हमारे समझ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि उन विषयों को जरूर उठाऊं जो कहीं ना उठ रही हो, इसीलिए मैंने उसको उठाया ताकि आप विद्यार्थियों का लाभ हो। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको इससे कितना लाभ हो, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन, मुझे लगे कि मेरा प्रयास सफल रहा। ठीक है, एक नए वीडियो में विक्रमादित्य आईएएस मैं आपके लिए एक नए लेक्चर लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।